Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. We are in the limit section ना, क्वांटिटी डिफाइन नहीं हुई है अभी, लिमिट की चर्चा हो रही है. डिफाइन कर चुके हैं लिमिट हम लोग. अच्छा, लिमिट में तो ठीक ठाक कर लिया है, क्वांटिटी स्टार्ट करना है. लिमिट मीन्स लिमिट. whenever x tends to alpha, fx tends to L. It means what? When we get as close as possible to alpha, fx tries to get as close as possible to L. ये तो है ना डेफिनेशन लिमिट की. अगर x अल्फा की तरफ टेंड कर रहा है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो fx किसी L की तरफ टेंड कर रहा है. अगर ये कंफर्म हो जाए, इसका मतलब ये है कि जब x अल्फा के खास डिस्टेंस मेंटेन करेगा अगर, तो fx L से वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा. उसमें से कोई भी x ले लेंगे उस डिस्टेंस में, fx डिस्टेंस हमेशा L से उतनी रहेगी, जैसे उससे कम रहेगी. फॉर एनी एप्सिलॉन वी कैन फाइंड डेल्टा सच दैट मॉड fx माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा इन मॉडुलस. ये डेफिनेशन है. व्हेनेवर सीक्वेंस an टेंड्स टू अल्फा, sequence FAN is convergent. That also is definition of limit. Whenever sequence AN tends to alpha, FAN is convergent. But this condition is so strong, you just confirm that sequence FN is convergent. Rest thing is automatically confirmed that for all the sequence AN which are converging to alpha, FAN will converge to same limit. अगर AN, BN, CN, DN 10-12 सीक्वेंस ले लीजिए, ये सारी कहां जा रही हैं? अल्फा पे. और आपको पता है कि FAN, FBN सबको कन्वर्ज करना है, तो सबकी लिमिट भी सेम आएगी. सीक्वेंस लिमिट सेम ही आएगी, क्योंकि अगर दो सीक्वेंस FAN, FBN अलग अलग चले गए, तो हमको एक सीक्वेंस ऐसी जरूर मिल जाती है अल्फा पे जाने वाली, जो कहां भेज देगी फंक्शन को? अलग पॉइंट पे, यानी कन्वर्जेंट नहीं रह जाएगा. अगर AN इंप्लाइज AN BN, दिस इंप्लाइज FAN इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल. इतने भर से क्या प्रूव होता कि बस ये कन्फर्म हो जाए कि सारी सीक्वेंस जो अल्फा पे जा रही हैं ये हमेशा कन्वर्ज करती है. इससे हमेशा ये आएगा कि अगर दो आप सीक्वेंस लोगे, मान लीजिए कोई CN एंड DN, ये दोनों अल्फा पे जा रही हैं, तो FCN भी कन्वर्ज करना चाहिए, FDN भी बाय दिस कंडीशन. तो इससे इंप्लाई ये हो जाता है कि लिमिट FCN ऑफ दिस सीक्वेंस इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, ये सेम आना चाहिए. अगर ये अलग अलग आ गई ये लिमिट, तो मैं इसकी एक सब सीक्वेंस और इसकी एक सब सीक्वेंस ऑर्डिनल की बनाऊंगा. एक मुझे नई सीक्वेंस मिलेगी EN जो जारी होगी अल्फा पे, और FEN विल नॉट बी कन्वर्जेंट. डिस्कार्ड हो गया ना. तो एक तो ये, तो लिमिट के ये बेसिक रूल्स हैं जिनसे हम चेक करते हैं. फिर क्वेश्चंस आते हैं, इंडिपेंडेंट कुछ ही पूछ रहा होता है, वहां पर आपके पास कुछ हॉस्पिटल रूल है या सीक्वेंशियल मेथड है, सारे मेथड है. अब x टेंड्स टू इनफिनिटी साइन x स्क्वायर अपॉन x, ये लिमिट क्या आएगी? क्या चेक करते हैं इनफिनिटी निकालते समय? चेंज कर लो x को 1/t में, और t की लिमिट 0 प्लस पे लेके जाओ, मतलब राइट से 0 पे लेके जाओ. दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 t साइन 1/t स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं उसको, और t टेंड टू 0 प्लस. और आपको पता है कि अगर किसी फंक्शन का मॉडुलस इससे लेस हो जाता है, तो 0 पे लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, और क्या आती है? 0. और इस फंक्शन को देखो, ये जो मॉड है लेस देन मॉड t है कि नहीं है? इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 से लेस होने वाली है. मॉड ऑफ दिस इंटू मॉड ऑफ दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1. ये इससे क्या प्रूफ हो गया कि लिमिट t टेंड्स टू 0 t इंटू साइन 1/t स्क्वायर इज 0. सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x स्क्वायर अपॉन x टेंड्स टू इक्वल टू 0 है ना. दिस x इक्वल टू 0. कंफर्म? ठीक है. हाँ, इस वाले में
एल हॉस्पिटल रूल भी यूजफुल हो सकता है। आपको लिमिट निकालना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अभी 0.0 फॉर्मेट है, करो डिफरेंशिएट, इसको भूल जाए, राइट में, लेफ्ट में देखिए क्या, इसको भूल जाते हैं। अब अभी वही है, कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग एट व्हाट स्टेज दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। दूसरा एक अच्छा तरीका होता है सीरीज एक्सपेंशन, है ना। अगर ये दोनों देख रहे हैं यहां पर, तो ये 2x क्यूब है, यहां पहला टर्म क्या आएगा 2x, पहला टर्म क्या आएगा यहां पे 2x, और यहां पे क्या आएगा ax, अगला टर्म यहां पर क्या आएगा, अगर देखा जाए तो 2x प्लस माइनस 1/3 फैक्टोरियल, 2x क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल, 2x टू पावर 5 एंड सो ऑन, माइनस प्लस ax माइनस 1/3 फैक्टोरियल, a क्यूब x क्यूब एंड सो ऑन अपॉन x क्यूब। अच्छा a मल्टीप्लाई हुआ केवल ना a, और यहां पर ये ठीक है ax क्यूब, ये बन रहा है। अब ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये टर्म कैंसिल हो जाए। अगर इस लिमिट को फाइनली एग्जिस्ट करना है तो ये टर्म हमारा कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि x टेंड्स टू क्या है 0। अगर ये कैंसिल नहीं हुआ, यहां पर मान लीजिए ये बना रह गया x टेंड टू 0 पे, अगर ये टर्म कैंसिल होगा तो ये दोनों टर्म मुझे इसको कैंसिल कर देंगे और लिमिट मुझे फाइंड चाहिए। अगर ये टर्म कैंसिल हो जाए दोनों, तो x क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म खत्म। इस x क्यूब कैंसिल करने के लिए ऊपर x क्यूब कॉमन आना चाहिए, जबकि यहां पे x है। या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, वहां से पहुंच जाएंगे आप, अपने आप लिमिट कंडीशन मिल जाएगी, या यहां से देख लीजिए। तो क्या कंडीशन आना चाहिए a और b पे की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनेटली, और फिर b क्या होना चाहिए a इक्वल टू पक्का, और b क्या आ जाएगा फिर कुछ भी आएगा कुछ ना कुछ। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन, इसलिए मैंने उठा दिया इसको। हाँ समझ रहे हैं ना, a क्या होना चाहिए मेरा -2, वहां क्या रखेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, 3 भी बन जाएगा जो बनना होगा, -3 1 बन जाएगा, माइनस साइन और आ जाएगा, बट वो कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है। एक ये भी रहेगा, ये भी टर्म है ना, और ये भी a भी क्या आ चुका है 1 ना, माइनस साइन भी रहा है -1। तो समटाइम दे में आस्क यू क्वेश्चन कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विद अननोन्स। जैसे इस पे उसने दे दिया कि ऐसी, या तो जैसे यहां पे उसने क्या निकाली, लिमिट क्या आएगी ये पूछ रहा है आपसे। यहां लिमिट, ये वाला यहां पर सीधे से लिमिट पूछ रहा है, लिमिट क्या आएगी, एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, एक क्वेश्चन ये बनता है इस पहले टॉपिक में। दूसरा कंस्ट्रेंट्स की व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, कंस्ट्रेंट ओवर ए बी, 2-3 चीजें और हो सकती थी वहां पर, 2-3 कोफिशिएंट और भी रह सकता था वो, यहां भी लगा देते कोफिशिएंट, तो इक्वेशन मिलना शुरू होती है कोफिशिएंट के बीच में, और वो जो इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं कि अंडर दीज कांस्टेंट लिमिट एग्जिस्ट। जैसे यहां पर कह रहे हो ना कि a हैज टू बी -2, या अगर वहां पर कोई कंडीशन होती sin 2x के आगे कुछ c लगा होता अगर, तो यहां क्या होता 2c, और यहां पर a, तो 2c इक्वल टू -a, कुछ इस टर्म से नहीं आता, तो a और c में एक रिलेशन मिल जाता, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। तो 4 ऑप्शन में क्या देता, ये ऑप्शन देता कि a इक्वल टू 2c, a माइनस 2c इक्वल टू 0, a प्लस 2c इक्वल टू 0, 2a प्लस c इक्वल टू 0, ये कंस्ट्रेंट बन जाते हैं। सो सम टाइम इस चैप्टर को हम रिवाइज करा रहे हैं कि लिमिट वाले टॉपिक में क्वेश्चन के बेसिक जो आइडियाज हैं वो ये है, यू आर गिवन अ फंक्शन एंड देन आस्क्ड एट गिवन पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। सिंपल क्वेश्चन, यू हैव वेरियस मेथड टू क्लेम लिमिट, अपनी लिस्ट में से है तो मालूम चल जाएगा, नहीं है तो ब्रांच को कनेक्ट करने की कोशिश करो, जहां से ब्रांच चेंज हो रही है, कनेक्टिंग पॉइंट पे लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और भी जो बाकी दूसरे मेथड्स हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनफिनिटी पे एनालिसिस ऑफ लिमिट। उसका तरीका यह है कि आप x को चेंज कर दीजिए किसमें 1/t में, और फिर t की लिमिट पॉजिटिव साइड से निकाल लीजिए। अगर माइनस इंफिनिटी कर रहा है तो t की लिमिट नेगेटिव 0 से निकालिए, डन। तीसरा कंस्टेंट देके पूछ सकता है आपसे कि अंडर व्हाट कंस्टेंट दिस लिमिट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन 2 बार आपके नेट एग्जाम में आया है इसी टाइप का। हाँ मतलब जब तक वो उस फॉर्मेट में आ रहा हो, अगर डी हॉस्पिटल रूल वहां पे नहीं लग रहा है, ऊपर
ऊपर अगर ए जो कंडीशन आ रही है, अगर ए उसके इक्वल हो जाएगा तो जीरो फॉर्मेट में आएगा वहां से, तब 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, वहां से एक कंडीशन मिल जाएगी आपको 2 cos 2x प्लस a cos of x. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अपॉन 3x², अगर a -2 के इक्वल है तो अभी हल्सफोर्ड रूल लगा सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं लगा सकते फिर। और उस केस में अगर a -2 इक्वल नहीं है तो ये लिमिट जो आ रही है ये मेरा नॉन जीरो और ये जीरो इंडिपेंडेंट फॉर्मेट आ गया, अभी भी लिमिट कह नहीं सकते, एग्जिस्ट करने की नहीं कर रही है। हाँ ऑप्शन नहीं तो यहां पर ना अगर a नाउ इफ a इज नॉट -2 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहां आंसर मिल गया आपको। अगर a -2 इक्वल नहीं है तो ये x टेंड टू 0 पे ये क्या बन रहा है मेरा नॉन जीरो, दिस टेंड्स टू 0, दिस होल टेंड्स टू इंफिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनेटली। तो जैसे ही आपने एल रूल लगाया आपको a की एक वैल्यू तो मिल ही गई, a हैज टू बी -2 इफ दिस लिमिट वांट्स टू एग्जिस्ट। कंफर्म? अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से कर रहे हो तो ये ऐसे करना पड़ेगा आपको कि आपने देखा अभी 0.0 फॉर्मेट तो अभी है, तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे डिफरेंशिएट किया तो अब ये अब a पे डिपेंड करेगा ना, x0 पे तो ये वैल्यू a आ रही है, ये वैल्यू 2 आ रही है, तो ऊपर आ रहा है a+2 और नीचे आ रहा है 3x²। अगर a 0 नहीं है तो ये नॉन जीरो अपॉन x² एंड दिस लिमिट ऑलवेज फेल्स टू एग्जिस्ट फाइनेटली। वो क्या पूछ रहा है? फाइनेटली। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनेटली दिस a हैज टू बी -2, एक आंसर मिल गया। अब अगर a -2 है तो ये मेरा यहां पर रख दिया -2 है मैंने, तो ये मेरा बाहर आ गया और ये मेरा माइनस का साइन हो गया। अब ये 0/0 फॉर्मेट 1 - 1, अब फिर से डिफाइन कर देंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा -2 sin 2x प्लस sin x अपॉन 6x। अभी भी 0/0 फॉर्मेट है, अभी भी कर सकता हूं डिफरेंशिएट में, -4 cos 2x प्लस cos x अपॉन 6 3। अब x टेंड टू 0 पे ये -4 ये 1 तो ऊपर बन जाएगा -3 और नीचे 3, वैल्यू इज -1, तो लिमिट भी आ गई b, दैट इज b इक्वल टू -1। मैथड्स तो सेम है, बट वही कि जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप, हम करने क्या वाले हैं, कैसे, क्योंकि रैंडम पढ़ने कोई मतलब होता नहीं। आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर क्लास में भी जा रहे हो, एज अ मेंटर भी जा रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए आपको करना क्या है हमको। दिस इज माई चैप्टर ऑफ लिमिट्स, आई हैव टू फाइंड लिमिट एंड व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड लिमिट। द क्वेश्चन, द फंक्शंस गिवन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो फर्स्ट फ्यू सेकंड में दिख जाता है हमको। दे आर फ्रॉम लिस्ट ऑफ योर ओन लिस्ट, जो आप बनाते रहे हो अपने उस लिस्ट से हैं, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू रख के चेक कर लेना, लिमिट पक्का यूज करते हो, वैल्यू के बराबर आती है। सेकंड, इफ दे आर नॉट फ्रॉम दैट लिस्ट ऑफ लिमिट्स देन सेकंड इज व्हाट, ब्रांच। ब्रांच में हमारे पास ब्रांचेस हमारी लिस्ट से बनाई गई है या चिकन पॉक्स में जा रहे हैं हम लोग, अगर ब्रांचेस लिस्ट से बनाई गई है और वो हमारे इंटरवल हैं तो कनेक्टिंग पॉइंट है, और कनेक्टिंग पॉइंट पे लिमिट चेक करने का सिर्फ एक तरीका होता है, लेफ्ट राइट पे जो कनेक्टिंग पॉइंट पे वैल्यू फंक्शंस है ना उनकी इक्वालिटी इवेल्युएट नहीं करना है, रखना है, लिमिट ही निकालनी है, वैल्यू रख के चेक करनी है, fi अल्फा और fj अल्फा इक्वल होना चाहिए बस। अगर इसके अलावा ब्रांच फंक्शंस दूसरे ऐसे बन रहे हैं जैसे चिकन पॉक्स बनते हैं रैशनल, तो यहां भी यही चेक करना है, बशर्ते वो मेरी लिस्ट से हो। इसके अलावा जो भी होंगे आपको प्रॉपर चेक करने, वैसे ही है उस पॉइंट पे देखो फंक्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन हो रखी है उसके नेबरहुड में, उस पॉइंट में भले डिफाइन नहीं हो, हमें चाहिए क्या है नेबरहुड। फ्रैक्शनल पार्ट x का डोमेन पूरा r है, अब जिस पॉइंट पे चेक करो अल्फा, अब अल्फा इंटीजर है नॉन इंटीजर है, तो अगर अल्फा इंटीजर है तो फंक्शन चेंज होगा, और अल्फा नॉन इंटीजर है तो फंक्शन वहां चेंज होता नहीं है। x अगर मेरा n और n+1 के बीच में होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है x - n। ये तो ये दो इंडिविजुअल लगातार यही रहेगा ना। अगर आप 1/2 पे देख रहे हो तो 1/2 किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल x क्या हो जाएगा x, चाहे लेफ्ट में देखो चाहे राइट में देखो। लेकिन अगर आप 3/2 पे चेक कर रहे हो,
3/2 को थोड़ा सा लेफ्ट पे थोड़ा सा राइट में देखो, ये अभी भी 1 और 2 के बीच में ही है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3/2 ये x, अगर x किसके बीच में लाई कर रहा है 3/2 और 2 और 3 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो लेफ्ट में वही फंक्शन, राइट में फंक्शन, सेम fi आ रहा है, मेरी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही फंक्शन चेंज होता है किसी पॉइंट पे, लिमिट वही तकलीफ देती है आपको। तो एक वो तरीका है। दूसरा, उसमें इन्फिनिटी के लिए आपको रूल पता है कि ये रूल मेरा वही आ गया, इसकी लिमिट 1, क्योंकि ये साइन t अपॉन t फॉर्मेट आ गया ना। हाँ, साइन x इक्वल टू मैंने 1 अपॉन एक्स पुट कर लिया, 1 अपॉन टी, और उस फॉर्म में लेके आ गए। तो साइन, हाँ जी कर दो। कहां से डिफरेंट आ रही है? एक्सपेंशन में लिमिट निकल नहीं रही होगी, आप दोस्ती निकाल रहे हो उसकी लिमिट। एक्सपेंशन में लिमिट निकल ही नहीं रही है, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि नीचे x है, ऊपर x स्क्वायर की टर्म आएंगे, तो आपकी डिफरेंट कहां से आ रही है? वो आ क्या रही है बताओ मेरे को। नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोल देते हैं। इन्फिनिटी को प्लस माइनस करने से हमेशा इन्फिनिटी माइनस बना रहेगा, ऐसे कोई रिजल्ट नहीं है। आप बात समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी को प्लस माइनस करने से, जैसे ना ये लिखा हुआ है cos x अपॉन x, x टेंड टू 0 पे क्या हो रहा है? ये इन्फिनिटी जा रहा है, पक्का ना। इस फंक्शन का x टेंड टू 0 पे इसको कर दे x, जी भी इन्फिनिटी x टेंड टू 0 पे, दोनों पे 0 कर रहे हैं। अब नहीं, ये इन्फिनिटी पे जा रहा था, ये इन्फिनिटी पे जा रहा था, तो डिफरेंस इन्फिनिटी चला जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ऐसा कुछ ही कह सकते ना, जबकि ये क्या हो गया 0 पे। अब वही तो कर रहे हो कि x एक्सप्रेशन किया, एक x कैंसिल हो गया, टर्म बचा x है ना, ऊपर x बचा, फिर x स्क्वायर, वो तो ये सारे इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी से सम डिफरेंस कहां जाएगा? ऐसी गारंटी कोई नहीं है ना। देखो यहां आ गया ना, अब मिल गया आपको आंसर कि आपने जब x स्क्वायर को कैंसिल किया x से, तो ये x बचा माइनस 1/3 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल x क्यूब होगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ऐसे ही बचा। और x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू कांट से दिस लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे तो नहीं कह सकते आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सब इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। सब 0 पे जा रहे होते तो 0 कह देता मैं, सब 0 पे जा रहे होते तो बड़े आराम से 0 कह देता उसको, क्योंकि मुझे फिर 0 पे जाने के समय मुझे ये मिल जाता है कि जितना चाहो उतना छोटा कर सकता हूं। तो एक टर्म को रखता मैं एप्सिलॉन छोटा, दूसरे को करता मैं एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 से छोटा, तीसरे को करता मैं एप्सिलॉन क्यूब एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटा, एप्सिलॉन अपॉन 2 स्क्वायर से छोटा। कर सकता हूं नहीं कर सकता हर टर्म को? जब सारे टर्म 0 पे जा रहे हैं, एक टर्म को किससे लेस कर सकता हूं मैं? एप्सिलॉन से। दूसरे को चलो और एप्सिलॉन 2 से स्टार्ट करता हूं और क्यूब करता हूं, तब भी दिक्कत नहीं है। एक टर्म इससे छोटा होगा, सब ऐसे करते बढ़ते रह जाते हैं वहां पर, तो इसका सम क्या आएगा? एप्सिलॉन देन टेंड्स टू 0। तो सारे टर्म अगर 0 पे जा रहे हैं तो सम को मैं दिखा सकता हूं कि वो 0 पे जा रहा है, ठीक है। बट ये कर सकता हूं, ऐसे कर पाऊं तो ऐसा नहीं, आप 1/n को इससे छोटा कर सकते हो। 1/n 1/2n से बड़ा होता है, यहां पर ये कर पा रहे हैं अगर हम इस केस में, क्योंकि वो सेम ही x है, इसलिए हम कर पाए यहां। एनीवे, एक ये क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ा, अच्छा लगा, मैंने पूछ लिया आपसे। g ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? डिपेंड करेगा f पे। g ऑफ माइनस एक्स, इट इज f ऑफ माइनस एक्स, और अंदर तो वही रहेगा, बस बदल जाएगा ऐसे ऐसे। अगर f इवन है तो g इक्वल टू gx इफ f इज इवन। अगर f ऑड है तो
f चाहे इवन हो चाहे f ऑड हो, g हमेशा इवन तो रहेगा ही रहेगा. आइदर f इज इवन और f इज ऑड, g हैज टू बी इवन एटलीस्ट. जब f ऑड होगा ना तब ये क्या हो जाएगा, 0. तो g ऑफ माइनस एक्स तब भी क्या आएगा, वही आएगा ना g ऑफ एक्स. तो f इवन भी हो तो भी मेरा ये इवन है, और f ऑड हो तो भी मेरा ये ऑड. हाँ, उस केस में जब f ऑड होता है तो g इवन ऑड दोनों हो जाएगा, बट इवन तो फिर भी रहेगा ना. जो 4 ऑप्शन बनाए थे ओनली करके बनाए थे, है ना. जो 4 ऑप्शन है आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है ये. ठीक है, हमें आज कंटिन्यूटी स्टार्ट करनी है. दिक्कत यहां पर प्रॉपर एनालाइज करो, है ना. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. कि अगर मेरा f ऑड होगा तो g इज आइडेंटिकली जीरो फंक्शन, और आइडेंटिकली जीरो फंक्शन इज इवन ऑड बोथ. एटलीस्ट g इज इवन, आई कैन चूज. नाउ व्हेन f इज इवन then also g is even. So when f is even or odd, in both the cases g is even is correct answer. G may be odd, of course g may be odd. When f is odd, g is odd as well. क्योंकि जीरो फंक्शन ऑड भी होता है इवन भी होता है ना. क्या हुआ था इस क्वेश्चन में आपको, कुछ तो कंफ्यूज हुए थे. एक कोशिश ये किया कीजिए, एक तो अपनी बुकलेट खराब मत कीजिए, दूसरा जो सॉल्यूशंस बनाते हैं आप बुकलेट के लिए एक अलग नोटबुक बनाइए और वहां पर लिखिए वो कीवर्ड की इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है. उनके रट्टा मानने थोड़ी है वो बुकलेट आपकी कि भाई इसके आंसर याद हो गए, ये वाले एग्जाम में आने वाले हैं. ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे सारे बोल सर 17वां क्वेश्चन, सबने बी बॉल कर लिया, सबको पता है बी आंसर है इसका. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अब बट सॉल्यूशन बनाओ ना तो नोट करो, वहां पर हमें ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से हमको ये प्रेरणा मिलती है. ठीक है, राइट डाउन, वी गेट इंस्पायर, दिस इज द लॉजिक विच वी शुड यूज इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, मीन्स वाइल हैंडलिंग, जैसे इसी क्वेश्चन हैंडल कर रहे होगे, वाइल हैंडलिंग क्वेश्चंस ओवर इवन एंड ऑड, टेक स्पेशल केयर ऑफ जीरो फंक्शन. टेक स्पेशल केयर ऑफ जीरो फंक्शन एंड रिजेक्ट और सिलेक्ट any of the option in view of zero function as well, because zero function is the only function which is even and odd both. ठीक है, when we started LCD, the 4th unit of our this analysis, पहली यूनिट कौन सी थी हमारी, sets and their basics, second point set topology, third sequence and series of real number, and now 4th is functions and their LCD. फंक्शंस एट देयर एलसीडी. फंक्शंस में सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज डीओडी ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. हमको कल एक बच्चे ने हमको पूछा, सर मुझे इंटरव्यू में बहुत दुखी किया उन्होंने, दे आस्क्ड मी फंक्शन एंड मैपिंग द डिफरेंस. आई सेड द सेम. मैंने तुम तो सब सेम बोलोगे, दुखी करेंगे आपको. दे मे नॉट बी सेम, दे आर मेंशन क्लियरली कि व्हेन दे हैव टेकन दिस टू बी सेम. अदरवाइज फंक्शन इज यूज, मैपिंग इज यूज्ड फॉर अ सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर और ए क्रॉस बी. That is relation actually. So you say, sir, that depends on how we are dealing with functions or mapping. Otherwise, mapping means any point can be mapped to this, 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 this. नहीं, any point can map to, वो एक ही होता है. जलेबी बनती देखी, जलेबी उसमें ऐसे भर लेते हैं, एक मैपिंग, दूसरी मैपिंग, तीसरी, एक ही पॉइंट की कितनी सारी इमेज निकल के आ रही है. That is mapping, one to many. That is one to many. That is mapping. तो मैपिंग और रिलेशन सेम चीज है. फंक्शन मत ऐसे ढूंढो उसको. बुक्स में इसलिए स्पेशली मेंशन करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑथर देखा होगा शुरू में, इन दिस बुक वी आर गोइंग टू यूज मैपिंग एंड फंक्शन एज सिनोनिम. और फिर उनके लिए ठीक है, आप बोल रहे हो तो आपको वहां मेंशन करना, सर बहुत ऑथर ऐसे करते हैं, बहुत सारे ऑथर ऐसे करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन स्कूल ऑफ थॉट. सर आप कौन से स्कूल के हो? then whatever they say, but they just want to know whether you have idea about this thing or not. Clear? कॉम्प्लेक्स में उसका बड़ा इस्तेमाल होता है. एंड देन मेंशन, यू कैन मेंशन इजीली, सर आई हैव रेड वन स्टेटमेंट, दिस W इक्वल टू FZ मैप्स दिस पॉइंट इनटू द फंक्शन, W इक्वल टू FZ मैप्स दिस रीजन इनटू दिस रीजन इन द सेम सेंटेंस. टेक बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल, इन द सेम सेंटेंस आई एम यूजिंग बोथ द वर्ड्स, दे नीड नॉट टू बी सेम ना, अदरवाइज मैं दोनों अलग अलग क्यों यूज कर रहा हूं मैं वो. अब ये भी अच्छा लगता कि सर दिस फंक्शन फंक्शंस दिस रीजन इनटू दिस रीजन, अजीब बात नहीं होगी.
दिस फंक्शन मैप्स दिस रीजन इनटू दिस रीजन, है ना. मैपिंग मीन्स कनेक्टिविटी. सो हम जो लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, कर्व, ये यहां ग्राफ पढ़ रहे थे, ये सब फंक्शन के पढ़ रहे थे. दैट मीन्स अ रूल बाय विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज असाइंड टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, जिसको हम लोग एसवीआर बोलते हैं. यू नो एसवीआर ना, एसवीआर, एमवीआर, एसवीआर, एसवीआर सिंगल वैल्यूड रिलेशन, एमवीआर मल्टी वैल्यूड रिलेशन. रिलेशन नाना प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, etc. Other than this, there is parallel division. When there are in subset S of A cross B, subset S of A cross B, suppose you take S is relation, is S, if S is non-empty, collect the first entries of the ordered pair. It will be a subset of A. If S is subset of A cross B, from the ordered pair of S, collect the first entries. It will be what? Subset of A, called domain of relation, DOR, D-O-R. Second, if there are two pairs of the form X, Y, X, Z, where Y is not equal to Z, in that set S, quite possible है 1A, 1B, 1C मिल सकते हैं, that is subset of A cross B. If there exists a pair X, Y, X, Z, where Y is not equal to Z, then relation is called MVR. Because when XY belongs to S, XY belongs to S, this Y, we say this. First of all, एक तो ये है, and साथ में ये भी कहते हैं Y is a value of X. जो second entry होती है, first is related to Y and second is value of this first. जब कभी फंक्शन बनेंगे तो रिलेशन में भी वैल्यू होती है, फंक्शन में वैल्यू होती है. सेकेंड वाले को फर्स्ट की वैल्यू बोला जाता है. नाउ थिंक ऑफ इफ एक्स वाई एंड एक्स जेड बिलोंग टू एस, मीन्स वॉट? एक्स हैज टू वैल्यूज, वाई एंड जेड. If there is one pair in which first entry is same, second is not, we say that subset of A cross B is MVR, multi-valued relation. At least one has two values. ठीक है? If whenever x, y, x, z belong to S implies y equal to z, we say it is SVR, single valued relation. And then SVR defines a function on its domain. And that domain is called domain of definition. यही सारी चर्चा अब तक हम लोग करते आए हैं. जब ढूंढ रहे थे ना y equal to 1 upon x, 1 upon root x, etc. log this. They were just subset of R cross R. Subset of S जो आ रहा था वो x और y तो आ रहा था हमारा. They were subset of R cross R. Though they all were SVR, so we just need to find door. हम बस वही ढूंढना था हमको, और कुछ नहीं. Just domain of relation, which x is eligible. कॉम्प्लेक्स में ये काम बड़ा हो जाता है. कॉम्प्लेक्स में ये काम बड़ा हो जाता है. वहां पर आपको ये भी ढूंढना पड़ता है दैट फॉर एग्जाम्पल W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू रूट जेड मैप्स. W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू रूट जेड मैप्स वन कॉपी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इंटू टू कॉपीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन. ऐसा होता है. एक कॉपी W equal to either equal to Z square maps upper half of complex plane into complete complex plane. केवल अपर हाफ ले लीजिए, उसी से पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है. जबकि रूट जेड इस प्लेन को दो कॉपी में कन्वर्ट कर देगा, इसको दो कॉपी में, यानी एक एक पॉइंट पे दो वैल्यू आ रही है. तो मैपिंग तो ये भी है, बट ये फंक्शन नहीं है. गॉट द पॉइंट? हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट, वी यूज दिस फॉर ओनली फंक्शन. दे हैव टू बी फंक्शन और एसवीआर. कॉम्प्लेक्स में जिसको हम लोग एमवीआर बोल रहे हैं, वो लोग उसको एमवीएफ बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन. और अजीब बात आपको पढ़ना, सर्च मारना, गूगल करना इसको, आपको बड़े बड़े रिजल्ट मिलेंगे. वोल्फ्राम कहता है अ फंक्शन इज सेड टू बी मल्टी वैल्यूड फंक्शन. पढ़ते पंचर हो जाएंगे आप. स्टार्ट ऐसे कर रहा है, अ फंक्शन, झटका लगेगा, फंक्शन, चलो मान लेते हैं. अ फंक्शन इज सेड टू बी मल्टी वैल्यूड इफ देयर एग्जिस्ट z1 z2 सच दैट z1 इज नॉट इक्वल टू z1 इज इक्वल टू z2 बट f z1 इज नॉट इक्वल टू f z2. फिर आगे लगता है एंड MVF इज नॉट अ फंक्शन. MVF इज नॉट अ फंक्शन. ये वोल्फ्राम की बता रहा हूं, जिनको ऑक्सफोर्ड से फंडिंग होती है. ठीक है, वहां से फंडिंग होती है. अच्छा वेब नेटवर्क है, बहुत
कंटेंट है, अच्छा खासा कंटेंट उनके पास, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट यूजिंग वर्ड MVR. हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हमें सामने सामने आंसर देना है. सो वी कैन टॉक अबाउट रिलेशन और मैपिंग. सो MVR बोलिए, MVM बोलिए, बट MVF मत बोलिए उसको, क्योंकि फंक्शन को लेकर हम लोग बहुत सेंटी रहते हैं. ठीक है, समझ गए? आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए.